हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। मैं विजय यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, इसके पिछले वाले पहले लेक्चर में आपको जो पहला लेसन है आपका, इसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मैं उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन दिया हूं। आवेश क्या होते हैं, आवेश का इतिहास क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रयोग द्वारा उसको कैसे दो प्रकार के होते हैं इसको प्रूव किया था। इन सारी चीजों को पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। आज बच्चों हमें यह जानना है कि आवेश जो होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, चीजों का आवेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, वो विधियां कौन सी हैं। तो बच्चों, उन सारी विधियों को लेकर मैं आया हूं। कैसे आवेशित किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से आप पूरा समझ जाएंगे, नोट्स भी बना लेंगे। जैसा नोट्स आपको बताया जाएगा वैसा नोट्स आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। और जरूरी इसको दोहराते रहिए, आपका बोर्ड 2024 आने वाला है, आप अभी से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से अभी से ही। तो आप हर एक टॉपिक का ये नोट्स बनाते रहिए। मैं स्टार्ट करता हूं अपना दूसरा लेक्चर। और बच्चों, जैसा कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं अपने। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। और अगले टॉपिक का नाम है आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बच्चों, मेथड्स मतलब कि चार्ज तो क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये जानना है हमें कि हम किसी वस्तु को कितने प्रकार से, वस्तुओं को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो जो आवेशन की मुख्य विधियां होती है बच्चों, वो आवेशन की तीन विधियां होती हैं। आवेशन की तीन विधि जो होती है, पहली जो विधि होती है आवेशन की घर्षण विधि उसे कहते हैं। जो दूसरी विधि होती है वो आवेशन की चालन या संपर्क विधि कहा जाता है। और जो तीसरी विधि होती है उसे आवेश की प्रेरणा विधि कहते हैं, आवेशन की प्रेरण विधि कहते हैं। बच्चों यहां न छूट गया है, आप देख लेंगे, आवेशन की प्रेरण विधि कहते हैं। अब ये तीनों विधियां आपसे क्या कहती हैं, कैसे ये तीनों विधियों के द्वारा आवेशन होता है, इस टॉपिक में बच्चों हमें यही पढ़ना है। तो सबसे पहले आवेशन की जो घर्षण विधि है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और रबिंग। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और रबिंग, चार्जिंग बाई कंडक्शन और कांटेक्ट, चार्जिंग बाई इंडक्शन कहते हैं बच्चों। तो चलिए हम आवेशन की घर्षण विधि पढ़ते हैं। तो बच्चों, आवेशन की घर्षण विधि क्या होती है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं या एक दूसरे से घर्षित करते हैं। घर्षण का मतलब क्या है कि एक दूसरे सरफेस से हम क्या करें, उनको स्लाइड कराएं, तो उन दोनों सरफेस के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है, घर्षण बल। तो अगर दोनों को हम एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्रिक्शन उत्पन्न करते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं, तो बच्चों क्या होता है कि एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। और बच्चों कल बताया गया था कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कैसा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कौन सा आवेश आता है, निगेटिव आवेश आता है, ऋणावेश आता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कौन सा चार्ज आता है बच्चों, ऋणावेश। तो बच्चों हम कैसे कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो वस्तुओं को एक दूसरे से घर्षित किया जाए या एक दूसरे से रगड़ा जाए तो वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। और आवेशन की इस विधि को हम क्या कहते हैं, घर्षण विधि कहते हैं। आवेशन की इस विधि को हम क्या कहेंगे, घर्षण विधि कहेंगे। कोई कहेगा कि आवेशन की घर्षण विधि क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर किसी दो वस्तुओं को हम एक दूसरे से क्या करें, रगड़ें और दोनों आवेशित हो जाए। हाँ, तो बच्चों आवेशन के इस विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। और आवेशन की घर्षण विधि में क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या बच्चों इसका ये गुण होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आवेशन की घर्षण विधि में क्या क्या स्थानांतरित होता है बच्चों, तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। सबसे पहले बताओ बच्चों कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान तो बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना बच्चों। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाएंगे तो इसके द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। और इसके अंदर जब एंटर करेंगे, घुसेंगे, तो इसके द्रव्यमान में क्या होगा, अधिकता होगी। तो इसका द्रव्यमान कुछ घट जाएगा, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। इसलिए आवेशन की घर्षण विधि में द्रव्यमान का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब
इलेक्ट्रॉन एक आवेश होता है बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें जाएगा तो इसमें क्या होगा, आवेशों का स्थानांतरण होगा। बताओ आवेश क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि आवेश यहाँ पे क्या हो रहा है, आवेशन की घर्षण विधि में आवेश का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। दो वस्तुओं पर बराबर तथा विपरीत आवेश आते हैं। अब देखो बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन इससे निकले, तो इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कल जैसे बताया गया था, और इस पे क्या आ जाएगा, 10 नेगेटिव चार्ज। तो आप बताइए कि इस घर्षण विधि में जितने पॉजिटिव चार्ज इस पे आएंगे, जितने धनात्मक चार्ज इस वाले ऑब्जेक्ट पे आएंगे, उतने ही ऋणात्मक चार्ज दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे आएंगे। तीसरा जो मेन इसका फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है आईआईटी नीट में। अभी इस पे मैं कैसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसको मैं बताऊंगा बच्चों, तो पहले इसको हम बस फॉर्मूला देख लेते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि मान लो कि आपको दे दिया जाएगा दो ऑब्जेक्ट, कहा जाएगा कि इसको एक दूसरे से क्या किया गया, रगड़ा गया। रगड़ने के बाद इसके द्रव्यमान में कुछ, इसके द्रव्यमान में क्या हो गई, कमी हो गई। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो इसके कुछ द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इसका कुछ द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। तो बताइए, मान लीजिए कि इसका 1 केजी द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। 1 केजी, वैसे इतना होता नहीं है, बहुत कम होता है। अगर कहा जाए तो 10⁻⁻20 केजी के फॉर्म में वो द्रव्यमान 25 केजी के फॉर्म, -25 केजी के फॉर्म में कम होता है। जितना भी दे दिया जाए, मान लो कि कुछ ना कुछ इसके द्रव्यमान में क्या हो गई, कमी हो गई। जितना इसके द्रव्यमान में कमी हो गई, उतना ही इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पूछा जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बच्चों, वो द्रव्यमान में कमी, इसके द्रव्यमान में जो कमी होती है, इस वस्तु के द्रव्यमान में जो कमी हुई, बटे में 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लो बच्चों आप 100 रुपया मार्केट लेकर जाते हो, और सोचो कि आप चॉकलेट खरीदने जाते हो, 100 रुपया लेकर जाते हो, चॉकलेट खरीदने जाते हो। दुकानदार आपसे कहता है कि एक चॉकलेट का जो दाम है वो 10 रुपये है। दुकानदार आपसे कहता है एक चॉकलेट का जो दाम है वो कितना है, 10 रुपये। तो बताओ बच्चों कि आपको कितने चॉकलेट उसमें से मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे कि जितना आप लेकर गए पैसा, उसमें से 10 रुपया जो उसका दाम है उससे भाग दे देंगे। तो आप 100 में 10 से भाग देंगे तो 10 चॉकलेट आपको मिल जाएंगे। वैसे ही बच्चों यहाँ पे मान लो कि द्रव्यमान में कितनी कमी आई, जितनी द्रव्यमान में कमी आई, बटे में 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान लिख देंगे, इसे भाग दे देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें गए, आप बहुत आसानी से इस फार्मूले के द्वारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफर हुए। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और पूछ दिया जाएगा कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो आवेशों का स्थानांतरण कितना हो जाएगा, आवेशों का स्थानांतरण या स्थानांतरित आवेश, यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्थानांतरित आवेश कितना हुआ, आवेश। बताओ, अब यहां से निकल जाएगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मान लीजिए कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो E के बराबर है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरित हुआ है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन के अगर आवेश से हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो जितना भी आवेश इसमें से इसमें क्या हुए होंगे, स्थानांतरित हुए होंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो बच्चों आवेशन की घर्षण विधि में इतना ही हमें पढ़ना है। आवेशन की घर्षण विधि में हमें क्या पढ़ना है कि जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। आवेशन की इस विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, द्रव्यमानों का स्थानांतरण होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है। दो वस्तुओं पर बराबर तथा विपरीत आवेश आते हैं। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जो इसके द्रव्यमान में कमी आई, बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। या यह भी कहा जा सकता है, अगर मान लीजिए कि ये बोल दे कि इसके द्रव्यमान में इतना अधिकता हो गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गए उसके द्रव्यमान में अधिकता बटे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इसको। तो ये था आवेशन की घर्षण विधि। अब बच्चों, आवेशन की चालन विधि क्या है या संपर्क विधि क्या है, ठीक है। यहां बच्चों हम एक चीज को दूसरे से क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं, पकड़ के रगड़ रहे हैं, तब यहां पे इस तरह से आवेशन हो रहा है। बच्चों यहां पे क्या होगा, इस आवेशन की चालन विधि में एक जो आपका वस्तु होगा वो पहले से ही क्या होगा, बहुत ज्यादा आवेशित होगा। दूसरा देखो, दूसरी जो वस्तु है ये आवेशित नहीं है। अब इसको केवल इससे सटा देंगे, केवल इसको इससे क्या कर देंगे, टच करा देंगे,
तो इससे ये जो आवेश है अपने आप ही क्या होने लगेंगे, स्थानांतरित होने लगेंगे। बच्चों आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर एक बहुत गर्म कोई वस्तु है, एक ठंडी वस्तु है, दोनों को टच कराते हैं, क्या क्या होने लगता है? जो बहुत गर्म है वो ठंडी होने लगती है, जो ठंडा होता है वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। दोनों को टच कराते हैं तो इसका हीट निकलकर जो ठंडी वाली वस्तु है उसमें क्या होने लगता है, जाने लगता है। तो वहां पे उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होने लगता है। कब तक होता रहता है? जब तक कि दोनों पर, अगर दोनों बराबर मास के, बराबर साइज के, एक ही प्रकार के मटेरियल है, तो तब तक उष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा जब तक कि दोनों पर बराबर उष्मा ना हो जाए। वैसे ही बच्चों यहां पर भी दोनों एक ही प्रकार के, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, एक ही जैसे ये गोले हैं जिसका रेडियस क्या है, सेम है, त्रिज्या क्या है, सेम है। टच कराया जाए तो इसका जो चार्ज्ड बॉडी है उससे आवेश निकलकर अनचार्ज बॉडी में जाने रहेंगे और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों पर आवेश क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। कब आवेश बराबर हो जाएगा? जब दोनों आइडेंटिकल होंगे, एक बराबर होंगे, एक मटेरियल के बने होंगे तो। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये पहले अनचार्ज्ड है, इस पे कोई आवेश नहीं है। जब किसी आवेशित वस्तु से इसको टच कराया गया तो ये आवेश यहां पे क्या हुए, स्थानांतरित होने लगे। एक ऐसा समय आया कि आवेशों का संतुलन हो गया, मतलब दोनों पर आवेश क्या हो गए, बराबर हो गए। अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो तब तक ये स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, वैद्युत विभव। तो वो जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। तो ये संतुलन की अवस्था में आ गया और जब दोनों को हटाया गया इसके बाद से संतुलन की अवस्था में, तो जितना आवेश इस पे था, मतलब बचा, उतना आवेश इस पे आ गया। सपोज करो बच्चों कि इस पे 100 कूलाम का आवेश था। कितने कूलाम का आवेश था? 100 कूलाम का। और इस पे 0 कूलाम का भी कोई आवेश नहीं है। जब इसको टच कराया जाएगा, दोनों बराबर मास के हैं, बराबर एक ही जैसे मटेरियल है, तो ये कब तक आवेश देता रहेगा? जब तक इस पे 50 और इस पे 50 इसमें स्थानांतरित हो गए, 50 इस पे बचे। अब बताओ क्या होगा बच्चे? तो दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा? ये फिर से वापस थोड़ा ना करेगा। इसके पास 50, इसके पास 50 कूलाम का चार्ज क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इस तरह से ये पहले जो बॉडी आवेशित नहीं थी, अब क्या हो गई, वो आवेशित हो गई। और इस प्रकार के आवेशन को हम क्या कहते हैं? आवेशन की चालन या संपर्क विधि कहते हैं। बच्चों इसमें क्या, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? इसमें भी द्रव्यमान का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्योंकि बच्चों देखो यहां पे इसके पॉजिटिव चार्ज में कमी आई है, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, तो इस केस में जब सटाते हैं तो बच्चों इसका कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आने लगता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के आने लगता है तो इसके आवेश में कुछ कमी होने लगती है। और जब इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन सा आवेश आता है बच्चों? पॉजिटिव आवेश आता है। ठीक है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, इसलिए यहां पर भी द्रव्यमान का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। आवेशित वस्तु का, ये जो आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु के आवेश में कमी आएगी। अब देखो ये पहले इस पे 100 कूलाम का आवेश था, अब जब इसको टच कराया गया तो ये 100 कूलाम का था, अब इस पे कितना बचा? 50 ही कूलाम का बचा ना, 50 तो इसमें चले गए। तो आवेशित वस्तु के आवेश में कमी होती है इसमें बच्चों। अब इसमें कब तक ये आवेश जाता रहेगा? आवेश तब तक स्थानांतरित होते रहेंगे जब तक कि दोनों में संतुलन की स्थिति ना आ जाए, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, दोनों पे आवेशों की संख्या क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक इसमें आवेशों का स्थानांतरण होता रहेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आवेशों का स्थानांतरण होता रहेगा। अगर दोनों वस्तु एक ही जैसे हो, मतलब कि दोनों वस्तु अगर आइडेंटिकल हो, दोनों का त्रिज्या समान हो, दोनों एक ही मटेरियल के बने हो, दोनों का जो ये आपका घनत्व है ये समान हो, तो बच्चों क्या होगा? संतुलन के समय दोनों पर जो आवेश होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2/2 फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लो बच्चों कि ये पहला बॉडी है जिसपे Q1 100 कूलाम का है, Q2 कितना है, 0 कूलाम का है। अगर इस फॉर्मूले से निकाला जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं? 100 प्लस 0 बटे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बटे में 2 यानी कि 50 कूलाम का आवेश। देखिए एक बॉडी पे कितना कूलाम हो जाएगा? इस पे भी 50, इस पे भी 50 आया ही है, दोनों पर 50 कूलाम का आवेश हो गया। दोनों पर कितने कूलाम का आवेश हो गया बच्चों? 50 कूलाम का आवेश। तो दोनों आइडेंटिकल हो तो इस तरह से आवेश आएगा, अगर दोनों आइडेंटिकल नहीं हो तो इस तरह से बराबर आवेश नहीं आएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि क्या दो ऐसे मटेरियल एक ही पदार्थ के मटेरियल को टच कराया जाए जिसका रेडियस अलग अलग है, मतलब कि कोई एक बड़ा स्फीयर एक छोटा स्फीयर है, और दोनों को टच कराया जाए तो क्या संतुलन की स्थिति पे दोनों पे आवेश बराबर होंगे? तो बच्चों दोनों पे आवेश बराबर नहीं होंगे। अभी इस पे मैं सवाल बताऊंगा न्यूमेरिकल में, ऐसा कई बार IIT JEE नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब अभी मैं इसको बता ले रहा हूं, तीनों में जो अंतर है उसके बाद से अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आवेशन की प्रेरण विधि,
आवेशन की चालन विधि तो इतना ही है। आवेशन की चालन विधि में ये सारे इसके फीचर्स हैं, आप लोगों ने समझ लिया होगा। आवेशन की जो प्रेरण विधि होती है वो क्या होती है। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या किया गया, इसमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या किया गया, रगड़ा किया है, इसमें केवल टच करा दिया गया है। और इसमें क्या किया गया बच्चों, इसमें न रगड़ा गया है न टच कराया गया है, एक बहुत ही ज्यादा आवेशित। अब ये जहां जहां भी नेगेटिव चार्ज दिया जा रहा है वो हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, वो हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ले लिए हैं एग्जांपल के रूप में एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये घबराने कोई आवश्यकता नहीं है। ये मान लो कि ये कोई आवेशित वस्तु है और ये कोई अनावेशित वस्तु है। इनिशियली मानो कि ये कोई क्या है, अनावेशित वस्तु है, और इसको हमने अभी मान लो कि इसको क्या किया गया है, मान लो कि ये अनावेशित वस्तु है और इसको बस इसके पास लाया गया है। बच्चों क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेज है, धनावेश हैं, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। आपको कल क्या बताया गया था कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आप देखिए जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ इस वाले इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और जितने भी धनात्मक चार्ज है वो कहां पहुंच जाएंगे, आवेश इसके दूसरे वाले सरफेस पे पहुंच जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब ऋणात्मक चार्ज इधर, धनात्मक चार्ज इधर। अब बच्चों इसको एक अर्थिंग लगा दो, अपने घरों में आप लोग अर्थिंग लगाते हो ना, क्यों, अर्थिंग मतलब क्या, ज्यादा जब आवेश उसमें फ्लो करने लगे तो वो आपके सर्किट को खराब ना करे, आपके तार को जला ना दे, बल्ब और जो कुछ भी अप्लायंस लगाए हैं उसको जला ना दे, वो कहां आवेश चला जाए, अर्थ में चला जाए, इसके लिए अर्थिंग लगाया जाता है बच्चों। तो ये अर्थ क्या होता है बच्चों, अर्थ का जो विभव होता है वो शून्य होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि अर्थ के अंदर समुद्र से भी ज्यादा, समुद्र में जितना पानी है उससे भी ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसमें या तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डाल दे, निकाल दे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जो ये अर्थ होता है वो इलेक्ट्रॉनों को भी अपने में एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज को भी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, खींच लेता है। तो यहां पे देखिए जब यहां पे अर्थिंग लगा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, आपके पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। और जब ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो अब इस पे कितना चार्ज बचेगा बच्चों, इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये इसका पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ के नीचे चला गया। अब इसमें कौन से चार्जेस बचेंगे, कौन से आवेश बचेंगे, केवल और केवल आपके ऋणात्मक आवेश बचेंगे। तो ये वाला पॉजिटिव वस्तु है और इस पे अब चार्ज कैसा बचा, नेगेटिव बचा। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, अब इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आवेशन की प्रेरण विधि क्या होती है कि जब किसी आवेशित वस्तु के पास एक अनावेशित वस्तु को रखा जाता है तो जो अनावेशित वस्तु है प्रेरण के वजह से उसके पास वाले आवेशित वस्तु के पास वाले सरफेस पे, पृष्ठ पर उसके अपोजिट आवेश आने लगते हैं, अपोजिट आवेश क्या करने लगते हैं, आने लगते हैं। और इस प्रकार से जो आवेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, आवेशन की प्रेरण विधि कहते हैं। बच्चों बस इतना ही लिखना है कि जब किसी एक आवेशित वस्तु के पास किसी एक अनावेशित वस्तु को रखते हैं तो अनावेशित वस्तु जो होती है वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और आवेशन की इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। आवेशन की कौन सी विधि कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं, ठीक है। और इस विधि में, आवेशन की इस विधि में क्या होता है, द्रव्यमानों का स्थानांतरण नहीं होता है। इस देखिए इसमें द्रव्यमान का, देखिए जब इससे हम टच ही नहीं करा है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन ना इसमें आया ना इसका कोई इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो क्या द्रव्यमानों का स्थानांतरण होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, कोई द्रव्यमानों का स्थानांतरण नहीं होता है। इसका देखिए इसका जो पहले आवेश था बाद में भी उतना ही आवेश रहेगा, इसके आवेश में कोई कमी नहीं आएगी। मान लीजिए कि इसमें 50 कूलाम का आवेश है तो अभी भी पूरा 50 कूलाम का ही आवेश रहेगा। हाँ ये करेगा जिस पे कुछ भी आवेश नहीं था ना, तो अब इस पे -50 कूलाम का आवेश इस पे क्या कर देगा, ये उत्पन्न कर देगा -50 कूलाम का। तो देखिए पहले क्या चीज है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होंगे तो द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगा, आवेश का कोई स्थानांतरण नहीं होगा। दोनों वस्तुओं पे जितना चार्ज इस पे पॉजिटिव आया उतना ही चार्ज इस पे कैसा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो दोनों वस्तुओं पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं बच्चों। जितना आवेश ये चार्ज बॉडी पर होगा दूसरे कंडक्टर चार्ज अनचार्ज बॉडी पर जिसमें जो चार्ज नहीं था उस पर उतना ही कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मुझे लगता है बच्चों कि आपने समझा होगा कि आवेशन की विधियां कैसे होती हैं, हम वस्तुओं को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो
ये डिफरेंसेस है, आप पॉज कर कर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सा सवाल इस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं IIT JEE नीट में, अब उन क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान समझिएगा, 4 ही 5 क्वेश्चन है, अभी बेसिक इनिशियली है, सारे क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों कि कोई एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, क्या इसको अपने नंगे हाथ से पकड़कर अगर इसको किसी दूसरे सिल्की मटेरियल से रब करें तो क्या ये आवेशित होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों ये आवेशित नहीं होगा। जब ये कंडक्टर होगा, चालक होगा, चालक को नंगे हाथ से पकड़कर हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। कांच हो, प्लास्टिक हो, ये इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, नंगे हाथ से पकड़कर हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। कोई कांच का, ये मान लीजिए कि ये आपका ग्लास का रॉड है, इसको किसी सिल्की मटेरियल से रब करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यही एल्यूमिनियम का रॉड ले लेंगे और इसको किसी सिल्की मटेरियल से रब करेंगे तो इस पर चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इस पे चार्ज आएगा लेकिन ये जो चार्ज होंगे ये आपके हाथ से होकर कहां चले जाएंगे, अर्थ को चले जाएंगे। तो कंडक्टर को नंगे हाथ से पकड़कर आवेशित नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसको आवेशित किया जा सकता है कब? जब इसको हम आवेशित कब को, जब इसका कोई हैंडल बना दे और हैंडल को किससे पकड़ ले, इंसुलेटर कोई हो, रबर से यहाँ पे कोई हैंडल बना दे, रबर यहाँ कुछ लगा दे या कुछ ऐसी चीजें लगा दे प्लास्टिक की, और इसको पकड़ेंगे तो जो इस पे आवेश आएगा वो इसी में रुक जाएगा, इसलिए ये आवेशित हो जाएगा। इस वाले केस में ये आवेशित नहीं होगा। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि कंडक्टर को इस तरह से नंगे हाथ से पकड़कर आवेशित नहीं कर सकते। हाँ, नीचे कोई अगर इंसुलेटर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था। अब जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जाता है आपसे कि अगर कोई एक आवेशित, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हाई आवेशित कोई क्या है, वस्तु है, ये कोई मेटेलिक स्फीयर है, कोई धातु का गोला है, और इसके पास में रखे किसी अनावेशित धातु के गोलों को क्या अट्रैक्ट करेगी क्या? तो आप सोचेंगे कि इस पे तो आवेश है, इस पे तो कुछ आवेश है, इस पे तो आवेश नहीं है। तो आवेश नहीं है तो इसको, अब आप जानते हैं आवेश को ही अट्रैक्ट करता है, बताया गया था। तो अब ये आवेश ही नहीं है तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा कि ये इसको आवेशित कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब ये बहुत हाईली इस पे चार्ज होगा, हाईली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इस पे आवेशों का क्या कर देता है, प्रेरण कर देता है। तो यहाँ पे निगेटिव आवेश और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव आवेश हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आवेशित गोला है, तो इस निगेटिव आवेश को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और इस पॉजिटिव आवेश को इसको दूर भेजेगा। लेकिन ये जो इस पे आकर्षण बल लगाएगा, ये वाला जो पहला वाला बल होगा, इस दूसरे वाले बल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो निगेटिव आवेश जो है, जो ऋणात्मक आवेश है, इसके पास है, इसलिए इसको क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो कोई आपसे ये पूछे कि कोई एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव या निगेटिव धातु का गोला है, उसके पास रखे किसी अनावेशित धातु के गोले को क्या वो उस पर फोर्स लगाएगा क्या? तो हाँ, लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? तो उस पर आकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल नहीं लगाएगा। कौन सा लगाएगा? आकर्षण बल लगाएगा। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों आपसे ये कहा जाएगा, मान लो कि दो आवेश दे दिए जाए, मान लो कि एक गोला जिसपे मान लीजिए कि 10 कूलाम के आवेश हैं और दूसरा गोला जिसपे 6 कूलाम के आवेश है, और दोनों कहा जाए कि दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों का त्रिज्या भी समान है, सब कुछ सेम है, इसमें मतलब एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इस पे दोनों को जब टच करा दिया जाएगा तो दोनों पर कितने आवेश आ जाएंगे? दोनों को जब हम टच करा देंगे तो टच कराने के बाद संतुलन पे कितने आवेश हो जाएंगे? तो अभी बच्चों आपको ये संतुलन का आवेश बताया गया था, Q = Q1 + Q2/2। इसको जोड़ेंगे 10 + 6,
बटे में 2 यानी कि 16 बटे में 2 यानी कि दोनों पर 8 कूलाम के आवेश। अब इस पे कितना हो जाएगा, इस पे 8 कूलाम का हो जाएगा, इस पर भी 8 कूलाम का आवेश हो जाएगा संतुलन के समय। लेकिन बच्चों जब इस पे इसको ही थोड़ा सा और टफ करके पूछ दिया जाता है IIT JEE नीट में, अब उस पे कैसा सवाल पूछा जाता है इसको आप देख लीजिए। इस पे जो चौथा सवाल कुछ ऐसे तरीके से पूछा जाता है बच्चों कि मान लो कि एक धातु का गोला यहां पे ले लिया गया और मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना है R1 है, और एक दूसरा धातु का गोला ले लिया गया, इसका रेडियस कितना है R2 है। इस पे आवेश Q1 है और इस पे आवेश कितना है बच्चों Q2 है। अब इन दोनों गोलों को, इन दोनों धातु के गोलों को अगर हम क्या करें, टच कराएं, इन दोनों धातु के गोलों को टच कराएं, तो संतुलन की स्थिति में अब ऐसा स्थिति आ जाएगा कि जब इससे अब ट्रांसफर चार्ज का नहीं होगा, तो संतुलन की स्थिति में इस छोटे वाले गोले पे कितना चार्ज आएगा, चार्ज ऑन स्मॉल स्फीयर, स्मॉल वाले गोले पे कितना चार्ज आएगा। तो बच्चों ध्यान से देखना ये फार्मूला चार्ज का, Q1 प्लस Q2 बटे में R1 प्लस R2 इंटू में R1, जिस पे चार्ज निकालना होता है उसी के त्रिज्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। आप ध्यान से समझिए कैसे निकल सकता है। अब दोनों बराबर ना हो तो छोटे वाले पे चार्ज कितना आएगा, बड़े वाले पे चार्ज कैसा आएगा, बहुत आसान है। क्या कीजिए कि सबसे पहले दोनों के चार्जेज को जोड़ दीजिए, Q1 प्लस Q2 बटे में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और जिस पे चार्ज निकालना है, छोटे वाले का चार्ज निकालना है तो छोटे वाले के त्रिज्या से गुणा कर दीजिए। अगर बड़े वाले पर चार्ज निकालना है, बिगर गोले का अगर आपको चार्ज निकालना है, तो फिर से वही लिखिए, दोनों के चार्ज को जोड़ दीजिए, Q1 प्लस Q2 बटे में R1 प्लस R2, और इस बार यहां पे किससे गुणा करेंगे, देखो ये भी जो चीज ये है वही चीज है। अब यहां पे बदलेगा, बड़े वाले का निकालना है तो यहां वाला इसका रेडियस रख दीजिए। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए कि दो अलग अलग गोले हैं तो दोनों पर कितना आवेश आएगा, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस पे मान लीजिए कि कुछ हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि पहले तो इसको देख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इसको मैं कोई एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि ये 1 मीटर का इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितने मीटर का है, 2 मीटर का क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। इस पे चार्ज मान लीजिए कि 8 कूलाम का है और इस पे चार्ज 20 कूलाम का है। मान लो कि इस पे कितने कूलाम का चार्ज है, 20 कूलाम का है। तो इसको जब टच करा दिया जाएगा, इसको जब टच करा दिया जाएगा तो इसको Q1 कितना है 8, Q2 कितना है 20, R1 कितना है 1 और R2 कितना है 2। अब इस वाले का पहले इस पे कितना आ जाएगा, छोटे वाले गोले पे कितना आवेश आएगा जिसका रेडियस R1 है। तो देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 धन 20 और बटे में कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 1 धन 2, तो कितना हो जाएगा 28 बटा 3 कूलाम का चार्ज उस पे आएगा। अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों, इसको जोड़ दीजिए, Q1 प्लस Q2 कितना, Q1 कितना है 8 कूलाम प्लस 20 कूलाम और बटे में 1 धन 2 कर दीजिए, और इसका रेडियस कितना है, आप इसका R2 का जो रेडियस है वो 2 है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 बटे 3 और गुणे में 2, तो किस पे कितना चार्ज आएगा 56 बटा में 3 कूलाम का चार्ज। अब देखिए बच्चों, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से वो 28 कूलाम का ही चार्ज आएगा। आप देख सकते हैं, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों पर जोड़ने के बाद कितने कूलाम का चार्ज आएगा, 28 कूलाम का ही चार्ज आएगा, देख सकते हैं। तो कभी भी ये चार्ज घटेगा बढ़ेगा नहीं, अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यही तो आवेश एक दूसरे पर बटे हुए हैं, जोड़ेंगे, जोड़कर देख सकते हैं कि दोनों पर जो आवेश आएगा वो कितने कूलाम का आएगा, 28 कूलाम का ही आएगा। तो इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा बच्चों, हम देखते हैं। पॉज करके ले लीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक अंतिम प्रकार का, लास्ट प्रकार का, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छठा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक कोई पदार्थ है और इसको किसी सिल्की मटेरियल से क्या किया गया, रब किया गया। मान लो कांच है, कांच को किसी सिल्की मटेरियल से क्या किया गया है, रब किया गया है। रब करने के बाद जो कांच के द्रव्यमान में जो कमी आई है डेल्टा M, कांच के द्रव्यमान में कमी
जो आई है वो सपोज कर लीजिए कि आपको 18.62 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलाम की आई है, -20 कूलाम की कमी इस पे आई है। तो पूछेगा तब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अभी बताया गया कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है n, वो द्रव्यमान बटा में द्रव्यमान में कमी बटा में क्या आया था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की कमी कितनी आई बच्चों, यहां पे द्रव्यमान की कमी कितनी है 18.62 इंटू 10 टू द पावर -20 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में अगर आप भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी होता है। और इतना केजी द्रव्यमान है बच्चों ना, तो ये कूलम में नहीं रहेगा, केजी में रहेगा। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी होता है। तो 9.31 इंटू 10 पावर -31 केजी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब इसको देख लीजिए 9.31 यहां लिखा है, 9 2 जा, अगर 31 का 2 जा, ये 2 बार में इससे कट जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 गुणे 10 के पावर ये -20 है और प्लस 31 हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 के पावर -20 प्लस 31 11, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन इस वाले पॉजिटिव, इस वाले कांच का जो रॉड है, इतने इलेक्ट्रॉन इससे निकले होंगे और इस सिल्की मटेरियल में क्या हो गए होंगे, चले गए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इन सारे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, इसका नोट्स, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर का, और वो जो लेक्चर होगा, वो जो टॉपिक होगा, वो बहुत खास है बच्चों। अभी तक हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, चार्ज को अभी तक कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, आवेशन कैसे कर सकते हैं, इसको हमने पता लगाया था। अब हम पता लगाएंगे कि कोई बॉडी, कोई भी वस्तु आवेशित है कि नहीं है। तो पता लगाना हो, मान लो कि ये ब्लैक बोर्ड ही हमें पता लगाना हो कि आवेशित है कि नहीं है, तो कोई ना कोई एक ऐसा यंत्र होना चाहिए ना जिससे ये पता लग जाए। तो कोई भी बॉडी आवेशित है कि नहीं है, इसको पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, उस यंत्र का नाम है आपका स्वर्ण पत्र विद्युत, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी नाम है उसका। उसका क्या नाम है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी उसका नाम है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी वह यंत्र होता है जो यह पता लगाता है कि कौन सी बॉडी चार्ज है, कौन सी बॉडी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन, यह एक ऐसा यंत्र होता है जो वस्तुओं के आवेशन की जानकारी देता है। किसके बारे में ये हमें बताता है बच्चों, कि कौन सी वस्तु आवेशित है और कौन सी वस्तु आवेशित नहीं है। तो चलिए कैसे ये पता लगाया कि कौन सी वस्तु आवेशित है, कौन सी वस्तु आवेशित नहीं है, इसका कैसे इसको बनाते हैं। तो बहुत सामान्य इसका कंस्ट्रक्शन है बच्चों। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाया जाता है आप देख लीजिए। ये एक कांच का एक हम पात्र बनाते हैं, यहां पे एक रबड़ का स्टॉपर बना देते हैं, जो एक किसी, ये एक मेटेलिक रॉड है,
धातु का क्या है, रॉड है। इस धातु के रॉड को ये जो रबड़ का जो ये होल्डर है, इसको होल्ड किए हुए पकड़े हुए रहता है यहाँ पे, ठीक है। इस कांच के रॉड को ये क्या करता है, यहाँ पे इसको पकड़े हुए होता है। अब देखिए इसके ये जो रॉड होता है वो धातु का होता है। किस धातु का होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। और यहाँ पे इसके ऊपर एक बड़ा सा स्फेरिकल गोला बना होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही बना होता है। नीचे जैसा कि नाम है स्वर्ण पत्र, नीचे 2 स्वर्ण पत्र बच्चे लगे होते हैं। यहाँ पे 2 सोने के बहुत ही पतले यहां ब्लेड्स लगाए गए होते हैं, कुछ ऐसे लगाए गए होते हैं बच्चों। अब देखिए क्या किया जाता है, मान लो कोई बॉडी यहां पे लेकर आई गई इसके पास, और इसको इससे टच करा दिया गया। इस बॉडी को क्या किया गया, इससे क्या कर दिया गया, टच करा दिया गया। हम लेकर आए, मान लो कि एक कोई बॉडी है और इससे टच कराया गया। अगर बच्चों ये चार्ज नहीं होगा, अगर ये बॉडी चार्ज नहीं होगा, तो इन दोनों स्वर्ण पत्रों में कोई भी हलचल नहीं होगी, ये जैसे के तैसे ही रहेंगे। मान लो कि अगर ये बॉडी है वो चार्ज है, ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, और इसको टच करा दिया गया, तो क्या होगा बच्चों, ये भी मेटल, ये भी मेटल। अब क्या होगा, यहां टच करा दिए गए तो यहां पे चालन विधि के द्वारा, संपर्क विधि के द्वारा क्या होने लगेगा, इस पे भी आवेश आने लगेंगे। ये आवेश इससे निकलते हुए इस पूरा ये मेटेलिक वस्तु है और यहां पे ये आने लगेंगे। और जब चार्ज इस पे आएंगे तो इस केस में जब टच करा देंगे कि ये, तब ये दोनों जो स्वर्ण पत्र हैं ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ऐसे क्यों फैल जाएंगे बच्चों, हम जानते हैं कि इस जो आवेश ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों पर पॉजिटिव, मतलब दोनों पर धनात्मक चार्ज। और जानते हैं कि सजाती आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो पत्र हैं वो क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तु इससे टच कराई गई है वो आवेशित है, वो आवेशित है। और हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बॉडी आवेशित है और कौन सी नहीं है। मान लो कि अगर ये कौन सा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, मान लो बच्चों, सपोज कर लो कि ये पॉजिटिव नहीं है, सपोज करो कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा बच्चों, जब नेगेटिव चार्ज होगा इस पे, मान लो कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, इससे टच कराएंगे तो ये सारे नेगेटिव चार्ज अब इससे उतरकर इस रॉड के माध्यम से कहां पहुंचने लगेंगे, स्वर्ण पत्रक पर। और ये नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो क्या होगा बच्चों, दोनों पर नेगेटिव चार्ज, मतलब फिर से एक बार क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये भी बॉडी क्या है, चार्ज है। तो बच्चों केवल ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये बता सकता है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है। ये नहीं पता लगाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये केवल पता लगाएगा कि ये कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है। वो अगर ये दोनों फैल जाएंगे, इसका मतलब वो बॉडी या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, दोनों में से कोई एक क्या है, चार्ज है। अब बच्चों एक दूसरी सी बात, अगर मान लो कि इसको टच ना कराया जाए, ये जो चार्ज बॉडी है, लोग पूछ देते हैं कि मान लो कि इलेक्ट्रोस्कोप पे अगर कोई चार्ज बॉडी है, अगर टच ना कराया जाए तब भी ये पता लगा सकता है क्या कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है। हाँ बच्चों लगा सकता है। कैसे पता लगाएगा, मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों, तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझो। तो यहां पर एक दूसरी विधि से इस पे आवेशन हो जाएगा, कौन, प्रेरण विधि से। देखो बच्चों, प्रेरण विधि से, प्रेरण की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के पास इस रॉड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएंगे, इस वाले सरफेस पे आ जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। और जितने भी प्रोटॉन है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव से दूर जाएंगे, कहां आ जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे, इन पत्रों पे आ जाएंगे। तो इन पत्रों पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे उसके प्रेरण की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। और फिर से दोनों पे पॉजिटिव आएंगे, दोनों पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गए, दोनों पे कौन सा चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो फिर से एक दूसरे से रिपल्सन हो जाएगा। तो
केवल इसके पास लाने मात्र से भी ये पता लग सकता है कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। जैसा ये चार्ज होगा उसके अपोजिट चार्ज यहां पे आएंगे और यहां पे इसके अपोजिट चार्ज यहां पे आ जाएंगे बच्चों, और हम पता लगा सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो या तो टच करा या तो इसके बहुत क्लोज ला दें तो ये पता लगा सकता है आपका स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की कोई भी वस्तु चार्ज है कि नहीं है चार्ज। तो बच्चों ये जो हमारा लेक्चर रहा, ये हमारा कारवां आज यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बच्चों अगला वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें आवेशों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, आवेशों का गुण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आवेश के मुख्यतः जो 3 गुण होते हैं कि आवेश कंजर्वेटिव होता है, मतलब आवेश संरक्षित होता है, आवेश योग्यता नियम का पालन करता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे उनके गुणों के बारे में अगले लेक्चर में हम मिलने वाले हैं। तो बच्चों हम चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको चारों तरफ सेंड करें, सारे बच्चों के पास इसको फैलाएं। बाय बाय, टाटा।